औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपमेंट ऑफ चिक। चिक की डेवलपमेंट कैसे होती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन एंड इनक्यूबेशन। हम देखते हैं कि अंडे के ऊपर बहुत सारी एक्सेसरी कवरिंग्स होती हैं, बहुत सारी उसके ऊपर हम कहते हैं कि एक हॉल होता है। हॉल के अंदर जो है वाइट पोर्शन होता है, फिर वाइट पोर्शन के अंदर जो है वो यॉक होती है, रेड पोर्शन। अब ये हम कहते हैं कि कई कवरिंग्स होती हैं, एक्सेसरी कवरिंग्स। अब ये वाली कवरिंग्स जो हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से आती हैं, मतलब फीमेल जो ट्रैक्ट है उससे आती हैं। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? ओविडक्ट में से ओवम आता है और ओवम बनता है, इधर से स्पर्म्स आ जाते हैं, तो ओविडक्ट के अंदर ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है? इंटरनल। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो शेल ग्लैंड से गुज़रता है, और शेल ग्लैंड का काम होता है कि एग के बाहर शेल को सक्रीट करना, हॉल को सक्रीट करना। जब हॉल सक्रीट हो जाता है तो फिर एग ले डाउन हो जाता है, एग फिर मुर्गी दे देती है। उसके बाद ऐसे डेवलपमेंट नहीं शुरू हो जाती बल्कि उसकी इनक्यूबेशन करनी पड़ती है, और वो इनक्यूबेशन इस तरह से होती है कि या तो मुर्गी जो है वो अंडे के ऊपर बैठेगी, या फिर हम कहते हैं कि उसको टेम्परेचर वो देगी 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, मुर्गी देगी बाई हैन मदर। या फिर हम कहते हैं कि इतनी मुर्गियां हम नहीं बिठा सकते, तो आजकल जो तरीका है वो उसको हम कहते हैं इनक्यूबेशन। हमारे पास एक मशीन होती है इनक्यूबेटर, उस इनक्यूबेटर में हम टेम्परेचर जो है 36 से 38 तक सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद अंडे उसमें रख देते हैं, उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और 21st डे 21 दिनों के बाद जो चिक है वो बाहर आ जाता है अंडे से। अब ये सारी चीज़ें होती हैं क्लीवेज के ज़रिए। सबसे पहले हम कहते हैं कि पहला स्टेप होता है क्लीवेज। अब क्लीवेज की तारीफ हम इस तरह से करते हैं कि सीरीज़ ऑफ माइटोटिक डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद सीरीज़ ऑफ माइटोटिक डिवीजन होती है। माइटोसिस के ज़रिए एक सीरीज़ के साथ सेल डिवाइड होते हैं, जिसको हम क्लीवेज कहते हैं। अब ये जो क्लीवेज है, क्लीवेज इज़ कन्फाइंड टू अ स्मॉल डिस्क इन एग, ठीक है। मतलब हम कहते हैं कि पूरे एग के अंदर क्लीवेज स्टार्ट नहीं होती, बच्चे की डेवलपमेंट पूरी एग के अंदर नहीं होती, बल्कि वो एक स्मॉल डिस्क तक कन्फाइंड होती है, ठीक है। सारा कुछ जो होता है वो डिस्क में हो रहा होता है, और ये वाली जो यॉक है ये उसको एनर्जी प्रोवाइड और खुराक दे रही होती है डिस्क को। और इस डिस्क के अंदर जो क्लीवेज होती है, इसलिए फिर हम इस क्लीवेज को डिस्क्वाइडल क्लीवेज कहते हैं। अब डिस्क्वाइडल क्लीवेज कुछ प्लान्स के ज़रिए होती है। पहले हम कहते हैं कि एक प्लान के ज़रिए ऐसे दो हिस्से बन गए कि ये दूसरा, फिर हम कहते हैं कि इसको दरमियान से काटेंगे, 4 हिस्से बन जाएंगे, ये दोनों वर्टिकल डिवीजन है, ठीक है। तीसरी हम कहते हैं हॉरिजेंटल होती है, हॉरिजेंटल, ऐसे हमने काट देना है इन तीनों हिस्सों को, हॉरिजेंटल होगी। उसके बाद हम कहते हैं कि फिर ये इरेगुलर हो जाती है, किसी भी प्लेन में क्लीवेज हो सकती है। पहले वर्टिकल फिर हॉरिजेंटल, और थर्ड प्लेन के बाद फिर इरेगुलर हो जाती है। जब इरेगुलर हो जाती है तो फिर हम कहते हैं राउंडेड क्लोजली पैक्ड सेल्स, क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ सेल, कि जब सेल डिवीजन इरेगुलर हो जाती है तो बहुत सारे सेल जो हैं वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं।
बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। अब इन बहुत सारे सेल्स को हम कहते हैं, एक सेल को कहते हैं ब्लास्टोमर। एक सेल को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमर। और इसके अंदर जो लेयर्स होती हैं, लेयर्स जो बनती हैं, मतलब जर्मिनल लेयर्स, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, उन लेयर्स को हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म। अब हम कहते हैं कि ब्लास्टूला जो है ये सडनली चेंज होता है ना। मारूला स्टेज होती है ना, वो कहते हैं क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ सेल्स। इस स्टेज को कहते हैं मारूला स्टेज, और एक सेल को ब्लास्टोमर कहते हैं। अब ब्लास्टूला जो है ये सडनली चेंज हो जाती है, मारूला जो है वो सडनली चेंज हो जाती है ब्लास्टूला। जब ब्लास्टूला में चेंज होती है तो फिर हम कहते हैं कि ये वाले जो सेल्स होते हैं, ये वाले सेल, ये अंदर वाले सेल्स तो होते हैं छोटे, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, लेकिन बाहर वाले सेल जो होते हैं वो इलोंगेट होते हैं, इलोंगेट फ्लैटेंड होते हैं, लेकिन अंदर वाले स्मॉल होते हैं। ब्लास्टूला में ये सेल जो हैं ये अपर पेरिफेरी की तरफ मूवमेंट करते हैं, ये सारे सेल। जब ये सारे सेल दरमियान से पेरिफेरी की तरफ मूवमेंट कर जाएंगे तो इधर जो है वो ये एक कैविटी छोड़ जाएंगे। उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। अब हम ब्लास्टोसील जब बन जाएगी तो यहाँ से इसको हम रिमूव कर देंगे। इधर जैसे रिमूव करेंगे तो ये हम कहते हैं कि एक कैप बनती है, कैप नुमा शक्ल, जिस डिस्क्वाइडल कैप जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्वाइडल कैप। और ये जो डिस्क्वाइडल कैप होती है इसकी तारीफ हम कहते हैं द डिस्क्वाइडल कैप ऑफ सेल्स अबव ब्लास्टोसील इज कॉल्ड ब्लास्टोडर्म। ये जो डिस्क्वाइडल कैप होती है ब्लास्टोसील के ऊपर, उसको ब्लास्टोडर्म कहते हैं। ठीक है। अब ब्लास्टोडर्म जो होती है उसका हम कहते हैं कि लेयर्स बनती हैं दो। ठीक है, लेयर्स बनती हैं ब्लास्टोडर्म। ऊपर वाली लेयर जो होती है हम कहते हैं कि मार्जिनल लेयर जो होती है ब्लास्टोडर्म की, वो हम कहते हैं किनारों वाली, वो यॉक से अलहदा नहीं हुआ करती बल्कि यॉक के साथ अटैच रहती है। जब यॉक के साथ अटैच रहती है तो हम कहते हैं कि वो क्लोजली एडहेरेंट होती है, क्लोजली एडहेरेंट उसके साथ मिली हुई होती है। और उसके किनारों वाले को जोन ऑफ जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन ऑफ जंक्शन। मिसाल के तौर पर ये देखें तो इसका हम कहते हैं कि ये इस तरह से डिस्क्वाइडल कैप को हम ले आते हैं तो ऊपर वाला सिरा जो होता है इसको कहते हैं एपीब्लास्ट, नीचे वाले को कहते हैं हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट जो होता है ये एंडोडर्म बनाता है और एपीब्लास्ट एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनाता है। और इस इलाके को कहते हैं जोन ऑफ जंक्शन, जोन ऑफ जंक्शन। और इसका ये वाला जो किनारा होता है ये क्लोजली एडहेरेंट होता है यॉक के साथ, उससे अनडी अटैच होता है, उससे अटैच नहीं होता बल्कि मिला हुआ होता है।